प्रीति ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो समझदार बहुत थी। आजकल वो अपने बेटे राम के साथ पीहर में रहने आई थी। राम, अब बस करो, इतना मत भगाओ मुझे। चलो एक निवाला और खाओ। प्रीति बिटिया, ये उतना ही तुझे तंग करेगा और तू अपना ध्यान रख। तेरा 7वां महीना चल रहा है, इसको तो मैं देख लूंगी। और हाँ, ऐसे भागा दौड़ी मत किया कर। क्या करूं मैं? खाना खिलाने के इसके आगे पीछे ना भागू तो ये खाना ही नहीं खाता। तभी प्रीति का फोन रिंग करता है। हेलो, हाँ जी नमस्ते। हाँ सब ठीक है। क्या हुआ माँ जी? आप रो क्यों रही है? क्या सुबोध का एक्सीडेंट हो गया है? कौन से हॉस्पिटल में है? माँ जी मुझे जल्दी बताइए। ठीक है, मैं अभी पहुंचती हूँ वहां पर। प्रीति जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाती है और अपनी सास को रोती हुए देखती है और उसके पास जल्दी जल्दी पहुंच जाती है। अजय, सुबोध कहाँ पे है? कैसे है वो? बहू, डॉक्टर ने कहा है कि सुबोध के पैरों में भारी चोट लगी है, जख्मी है। डॉक्टर, कुछ तो इलाज होगा कि जल्दी ठीक हो जाए वो। प्रीति जी, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। उनके घुटनों में चोट बहुत गंभीर है, इसलिए अभी हम आपको कुछ नहीं बता सकते। इतने में वही खड़ा हुआ बड़ा भाई बोलता है, माँ, मुझे और रोशनी को जाना पड़ेगा। ऋतिक अभी घर पे अकेला है। सुनो जी, मैं अपने घर तुम्हारे छोटे भाई को नहीं रखूंगी, नहीं रख सकती हूँ। एक तो इतना काम, और अगर आप अपने अपाहिज भाई को घर ले आए तो मैं मायके चली जाऊंगी, बता दे रही हूँ पहले से। तुम अब देखते जाओ, उन्हें मेरे घर तो आने दो। मैं उनसे सारा ही किस्सा खत्म कर दूंगा। तुम मुझे इतना बेवकूफ मत समझो कि मैं उनको मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए अपने घर पे रख दूंगा। प्रीति अपने पति, सास और अपने बच्चे के साथ अपने घर आ जाती है। माँ, मुझे नहीं लगता अब सुबोध कोई काम कर पाएगा या फिर कभी चल पाएगा। देखो ना, मेरा भी अपना परिवार है और मेरे भी अपने बच्चे हैं। मैं कब तक इसके भी परिवार को पालता रहूंगा? सुरेश, तू कहना क्या चाहता है बेटा? साफ साफ बोल। मैंने सोच लिया है, अब हम दोनों भाइयों को अलग अलग हो जाना चाहिए। हम किराए के मकान में रहते हैं और दुकान भी किराए का है। हम दोनों भाइयों का कोई अपना मकान या दुकान तो है ही नहीं। मैं कब तक किराया भी भरूं और सबकी रोटियों का इंतजाम भी करूं? देख सुबोध, अब तू अपना और अपने बच्चों का किसी दूसरे मकान में रहने का इंतजाम कर ले। सुरेश, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती? अपने छोटे भाई की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। आज उसे जिंदगी ने अपाहिज बना दिया है, लेकिन तू उसको हर तरफ से लाचार बना रहा है। माँ जी, आप ये हमारी गरीमत समझो कि हम आपको यहाँ से निकाल नहीं रहे, वरना फिर आप तो जानती ही है। अरे तू क्या मुझे निकालेगी? मैं ही अपने बच्चों के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। सुरेश, तू बड़े भाई के नाम पर कलंक है। अगले दिन प्रीति सबके साथ अपनी माँ के घर चली जाती है। बेटी, तू चिंता मत कर, अब तू मेरे साथ यहाँ रहेगी, मेरे पास। नहीं माँ, मैं तुम पर अपने परिवार का बोझ नहीं डाल सकती। तुम भैया भाभी के साथ रहती हो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे मायके में कोई परेशानी हो। माँ, तुम पास में ही कोई किराए का घर दिलवा दो, मैं वहीं रह लूंगी। मेरी बच्ची, तुझे कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं, और भगवान पर भरोसा रख, वो सब ठीक कर देंगे। प्रीति 1,500 रुपए महीने पर एक कमरा किराए पर ले लेती है, और अब उसकी सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि आखिर वो अपने परिवार की आर्थिक जीविका चलाने के लिए पैसे कहाँ से लाए। एक दिन, मम्मी जी, राम अपने मामा के घर घूमने चला गया है, तो घर कितना खाली खाली सा हो गया है ना? हाँ बेटी, राम घर में रहता है तो उसकी चिल्कारियों से पूरा घर गूंजता रहता है। अब देखो वो चला गया है तो कितना सुनसान सा लग रहा है। माँ जी, मैंने सुबोध जी के कुर्ते दर्जी को ठीक करने के लिए दिए थे, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। ठीक है बहू, आराम से आना। प्रीति रास्ते में जाते जाते सोच रही थी कि वो अपने घर चलाने के लिए पैसा कहाँ से लाएगी। घर की व्यवस्था बहुत बुरी होती जा रही है, मुझे जल्दी से जल्दी कोई काम देखना ही पड़ेगा। काश मैं थोड़ी और पढ़ी लिखी होती तो मुझे जॉब आराम से मिल जाती। रास्ते में प्रीति को सब्जी के ठेले दिखाई पड़ते हैं। सुबोध जी का मन लौकी खाने का हो रहा है, चलो मैं लौकी ले लेती हूँ उनके लिए। प्रीति ठेले वाले के पास जाती है। भैया, एक लौकी देना। अरे देता हूँ, रुक जाओ तो पहले, मैं इनके टमाटर तो तोल दूं। ठीक है भैया। भैया, आपके तराजू के नीचे कुछ लगा हुआ है। अरे मैडम, कुछ नहीं है, आप बताइए आपको क्या लेना है। भैया, पहले आप तराजू दिखाइए।
तराजू के नीचे कुछ लगाया है क्या? प्रीति जैसे ही उसके तराजू को उठाती है, वो देखती है कि तराजू के नीचे एक चुंबक लगी हुई है। भैया कुछ तो शर्म करो, तुम लोगों को धोखा दे रहे हो। थोड़े से पैसे बचाने के लिए आप लोगों को इतना ठग रहे हो। ईमानदारी से काम नहीं करना आता क्या आपको? पता नहीं कब से ठग रहा है सबको, और मैं तो इसी से ही सारी सब्जी लेती हूँ। इसको इतनी भी शर्म नहीं आई। प्रीति को बोलता देख वहाँ पर सब इकट्ठा हो जाते हैं। तभी एक आदमी आता है जिसका नाम सजन ठेकेदार होता है, जिसको सभी हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। घनश्याम, क्या हुआ? इतना शोर क्यों है आज तेरे ठेले पर? सब्जी वाला सबको ठग रहा है। देखिए, इसने अपने तराजू में चुंबक लगा रखी है। क्या तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे इलाके में सब्जी का ठेला लगाकर धोखाधड़ी करेगा? मैं चाहूँ तो अभी यहाँ अपने इलाके से तुझे बाहर निकाल दूंगा। साहब, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। मेरे घर में मैं सिर्फ अकेला हूँ कमाने वाला। मेरी परेशानी को समझो। मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आगे से कभी धोखाधड़ी नहीं करूँगा। जाने दीजिए भाई साहब, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। इन भाई साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया है। इससे बड़ी बात और कोई नहीं है, क्योंकि मैं भी जानती हूँ परिवार की परेशानियों का दर्द कैसा होता है। बात करते करते प्रीति की आंखें भर आती है और वो रोने लगती है। इतने में उसके पेट में दर्द होने लगता है। सज्जन ठेकेदार प्रीति को ऑटो में लेकर हॉस्पिटल में जाता है और प्रीति के घर पे कॉल करके उसकी सास को हॉस्पिटल में बुलाता है। प्रीति की सास बातें करते करते उसको सब बता देती है कि वो किस हालात से गुजर रहे हैं। वहाँ हॉस्पिटल में प्रीति को एक लड़का होता है। सज्जन भाई, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एहसान करने वाली कोई बात नहीं है बहन, तुमने मुझे भाई बोला है, इतना तो मेरा फर्ज बनता ही था। प्रीति अपने बच्चे को लेकर घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद सज्जन ठेकेदार प्रीति के घर आता है और प्रीति से बोलता है, प्रीति बहन, तुमने एक काम के लिए बोला था ना मेरे पास एक है काम तुम्हारे लिए। बोलिए भाई साहब। मेरी मंडी में जितने भी सब्जी की दुकान है उसका हिसाब रखना है, और तुम तो ये काम आराम से कर सकती हो। मुझे एक ईमानदार काम करने वाला चाहिए था, और तुमसे ज्यादा ईमानदार मुझे और कोई नहीं लगा। प्रीति ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन से मार्केट जाकर हर सब्जी वाले का हिसाब लेती है और शाम को सज्जन सेठ को जमा कराती है। अब उसका पति सुबोध भी ठीक होने लगा था। मोहित और कंचन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मोहित की माँ ये नहीं चाहती थी, क्योंकि कंचन एक गरीब घर से थी। मोहित की माँ स्वभाव से बहुत चालाक थी। वो चाहती थी कि मोहित का रिश्ता एक अमीर घराने की लड़की से हो, और जबकि मोहित के पापा इस रिश्ते से बहुत खुश थे, क्योंकि उनको कंचन बहुत ज्यादा पसंद थी। मोहित अपने पापा की मर्जी लेकर और कंचन के माता पिता की मर्जी से एक छोटे से मंदिर में कंचन से शादी कर लेता है। दोनों आशीर्वाद लेते हैं। पिताजी, मम्मी मान तो जाएगी ना इस शादी से? वो कंचन को अपना लेगी ना? अरे बेटा, जब तुम दोनों की जोड़ी इस भगवान ने कराई है तो तेरी मम्मी क्यों नहीं मानेगी इस शादी को? तू बस अब बहू को घर लेकर चल। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपनी सासू माँ को मना लूं। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ रहेगा, और मुझे यकीन है कि तेरी सासू माँ भी तुझे अपना लेगी और तुझे मेरी ही तरह प्यार करेगी। कंचन मोहित और अपने ससुर के साथ घर आ जाती है और तभी सब देखते हैं कि उसकी सास पूजा का थाल लेकर गेट पे ही खड़ी होती है। ये सब देखकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था उसके विपरीत ही हो रहा था। उसकी सासू माँ ने कंचन को देखकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, बल्कि उल्टा उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और कंचन और मोहित की आरती उतारती है। सास मोहिनी कंचन का बहुत प्यार से स्वागत करती है। आओ बहू आओ, देखो मोहित के पापा जी, आपने शादी मंदिर में कर दी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपनी बहू का रिसेप्शन मैं बहुत बड़ा करूँ। मेरे भी कुछ अरमान है कि मेरे आस पड़ोस रिश्तेदार मेरी बहू को देखे। हाँ हाँ, बिल्कुल करो। किसने मना किया है? मैं आज ही एक होटल बुक कर देता हूँ। कंचन खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी सास ने उसे खुशी खुशी अपना लिया था। छोटा मोटा नाटक और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका कुछ तो करना पड़ेगा ताकि मैं इस गरीब लड़की को घर से निकाल सकूं और अपनी दोस्त की अमीर बेटी को अपने घर ला सकूं।
मोहिनी ने कंचन को अपनाया नहीं था, वो तो सिर्फ नाटक कर रही थी। अगले दिन रिसेप्शन था। मोहिनी कंचन को अपने रिश्तेदारों से मिलाती है। क्या मोहिनी, हमने तो सोचा था तू अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करोगी, क्योंकि एक लौता बेटा जो है तेरा, लेकिन तूने तो शादी चुपचाप कर दी और हमें तो पता भी नहीं चलने दिया, और अब अचानक से रिसेप्शन भी रख दिया। अब क्या बताओ सुलोचना, बहू हमारी गरीब घर से है, बस एक चूनी चढ़ाकर अपनी बहू को शादी कर ले आए हैं। आप लोग तो जानते ही हो आजकल के नौजवान कहाँ हमारे पसंद से शादी करते हैं, और अगर बारात जाती तो इसके माता पिता कहाँ से बारातियों को खाना खिलाते। वो तो खुद एक वक्त का खाना खाते हैं और कुछ बैठने के लिए भी नहीं है, तो कैसे स्वागत होता हमारी बारात का। ये सब सुनकर कंचन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खड़े खड़े बस सुनती रहती है। थोड़ी देर में कंचन के माता पिता आ जाते हैं। तभी उसके साथ उसकी माता पिता को देखकर वहाँ से चली जाती है। बेटी, तू खुश तो है ना यहाँ पर? बेटी, तेरी सास तुझे प्यार से तो रखती है ना, क्योंकि मुझे लगा तेरी सास हमें पसंद नहीं करती है। अरे माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारा रिसेप्शन है ना, और सभी गेस्ट भी आए हुए हैं, तो वो उन सबको संभाल रही है। और रही मेरे प्यार करने की बात, तो वो मुझे बहुत प्यार रखती है, और वो तो मुझे जरा सा भी काम करने नहीं देती। सारा काम नौकर ही कर लेते हैं। कंचन अपने माता पिता को झूठ बोल देती है कि उसकी सास उसे बहुत प्यार करती है, जबकि बात उल्टी थी। मोहिनी कंचन से घर का सारा काम कराया करती थी और उसे बहुत खरी खोटी सुनाया करती थी। लेकिन जब उसके पति और बेटा घर पे होते थे तो वो अपनी बहू से बहुत प्यार से बातें किया करती थी, जैसे कि वो सच में कर रही हो। लेकिन उनके जाते ही वो अपना रूप बदल लिया करती थी। वाह माँ, खीर तो बहुत टेस्टी बनी है। वैसे भी आज मेरा मीठा खाने का मन कर रहा था। आपको कैसे पता चला कि मुझे मीठा खाना है? कांचन ने बताया होगा, उसको पता था मुझे मीठा खाना है। अरे नहीं बेटा, मेरा आज खीर बनाने का मन था तो मैंने खीर बना दी। और वैसे भी तुझे थोड़ा हल्का मीठा पसंद है ना, इसीलिए खीर में चीनी बहुत कम डाली है। अपने बेटे के मन का मैं नहीं जानू तो फिर कौन जानेगा। हाँ, यह तो है माँ, लेकिन आज खीर बहुत ज्यादा मीठी बनी है। मोहिनी उसे चुपचाप देखती है। तभी कंचन बोलती है, शायद माँ जी ने मुझे दोबारा चीनी डालने बोला था, इसीलिए ज्यादा मीठी हो गई। कंचन ने हर बार की तरह इस बार भी मोहिनी के झूठ पर पर्दा डाल दिया, क्योंकि मोहिनी घर में सबसे झूठ ही बोलती थी कि वो सब घर का काम करती है, लेकिन जबकि कंचन पूरे घर का काम करती थी और सभी के सामने मोहिनी अपना नाम लेकर बता दिया करती थी कि ये काम उसने किया है। लेकिन मजाल है कि मोहिनी का दिल कंचन के लिए पीला हो। वो तो अभी सोच रही थी कि इस कंचन को कैसे बाहर निकाला जाए। इस कंचन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं काम का सारा क्रेडिट ले लेती हूँ और इसको इतना डराती हूँ, इसके बाद भी ये घर में ही बनी हुई है। लगता है मुझे अपनी दोस्त की बेटी को बुलाना ही पड़ेगा। मोहिनी अपने दोस्त को कॉल करती है और उसकी बेटी को अपने घर पर आने के लिए बोलती है। थोड़ी देर में उसके दोस्त की बेटी उसके घर आ जाती है। सोनिया उसके बचपन के दोस्त की बेटी थी और सोनिया के पिता की दुबई में कंपनी थी। वो बहुत अमीर खानदान से थी। हेलो आंटी जी, अच्छा है आपने मुझे अपने घर बुला लिया। वैसे भी मैं अपने घर में बहुत बोर हो रही थी और मुझे आपकी कंपनी वैसे भी बहुत पसंद है, तो बस कुछ महीने मेरे पास आराम से रहो। और मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरे घर बहू बनकर रहो, पर तुम्हें इस रास्ते के कांटे को हटाना पड़ेगा। जब तक ये कलमुही घर में है तब तक तुम मेरी बहू नहीं बन सकती। आप टेंशन मत लो आंटी, मैं इस कंचन को घर से निकाल ही दूंगी। तो बस अब बात बन ही गई। तुम आज मोहित के लिए साउथ इंडियन खाना बनाओ, उसको वो खाना बहुत पसंद है और वैसे भी मर्दों का दिल उनके पेट से होकर जाता है, ये तो तुम जानती हो ना बेटी। अरे आंटी सॉरी, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे बेटा, तुम क्यों खाना बनाओगी, वो है ना कंचन, उससे बनवा लो। जब शाम को सब आ जाए तो अपना नाम ले लेना, बाकी तो मैं हूँ ही तुम्हारे साथ। सोनिया किचन में जाती है और वो कंचन को अपनी बातों में फुसला लेती है। कंचन, आज मेरा साउथ इंडियन खाने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज मेरे लिए कुछ बना दो ना साउथ इंडियन, क्योंकि मुझे तो खाना ही नहीं बनाने आता। प्लीज तुम डोसा, सांबर, इडली वगैरह बना दोगी, मेरा बहुत मन हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बैठो मैं बना देती हूँ, ठीक है। कंचन खाने की तैयारी में लग जाती है। वो बहुत टेस्टी साउथ इंडियन खाना बनाती है।
तभी उसको अपनी सास के चीखने की आवाज आती है। कंचन दौड़ती हुई बाथरूम के पास जाती है और वो देखती है कि उसके साथ बाथरूम में गिर गई है। माँ जी, आपको क्या हुआ? अरे तुझे दिख नहीं रहा क्या? मैं गिरी पड़ी हूँ। ये साबुन से मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। कंचन अपने सास को उठाती है और कमरे तक ले जाती है। फिर वो एक डॉक्टर को बुलाती है। कंचन, तुम्हारी सास के कमर का मांस फट गया है, इसीलिए उनको बेड रेस्ट ही लेना पड़ेगा। उनको बेड पर ही टॉयलेट, बाथरूम वगैरह करना है। किसी भी चीज के लिए उनको बेड से उठना मना है। ठीक है डॉक्टर। ये बात सोनिया भी सुन लेती है और वो सुनकर कमरे में चली जाती है। तभी मोहिनी बोलती है, सोनिया बेटी, यही मौका है, तुम मेरी देखभाल करो, जिससे मोहित तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएगा और तुम मेरी बहू बन जाओगी। जी आंटी जी, मैं आपकी बिल्कुल देखभाल नहीं कर सकती हूँ और मुझे ये टॉयलेट, बाथरूम से तो बहुत ज्यादा घिन आती है। मैं आपकी देखभाल बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ और जब आप ठीक हो जाओगी तब मुझे अपने घर बुला लेना दोबारा, ठीक है? अभी मैं अपने घर जाती हूँ। वैसे भी मैंने माँ को कॉल कर दिया है, गाड़ी आने ही वाली है। ये बोलकर सोनिया कमरे से बाहर चली जाती है और मोहिनी को ये सुनकर बहुत दुख होता है। वो जिसको बहू बनाने के लिए सोच रही थी, वो तो उसकी देखभाल करने के लिए नहीं रुक। तभी वहाँ कंचन आ जाती है और अपनी सास को खाना पीना खिलाकर, टॉयलेट, बाथरूम कराकर उनको दवाइयाँ खिला रही होती है। ये देखकर मोहिनी की आंखें भर जाती है और जिसको वो घर से निकाल देने की सोच रही थी, वही उसकी इतनी देखभाल कर रही है। बहू, मुझे माफ कर दे बहू, मैं तेरे साथ इतना बुरा कर रही थी, लेकिन तू अब मेरी कितनी देखभाल कर रही है। और जिसको मैं बहू बनाने के लिए सोच रही थी, वो तो मुझे ऐसे ही छोड़कर जा रही है। बहू, हो सके तो मुझे माफ कर देना और मुझे छोड़कर कभी मत जाना। ये सुनकर कंचन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, माँ जी, आपने मुझे अपना लिया, मेरे लिए यही बड़ी बात है। और रही बात आपकी देखभाल की, तो ये तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी देखभाल करूँ और प्लीज आप मुझसे माफी ना मांगे, आप मेरी माँ है। मोहिनी कंचन की बात सुनकर उसे गले लगा लेती है और अब वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अब मोहिनी अपनी बहू को दिल से अपना लेती है और उसके साथ अच्छा व्यवहार भी करती है।